Welcome back, students. My name is Tahir, and I graciously welcome you to this wonderful platform of JK Bose Foundation classes. So हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस जो है वो जारी रख रहे हैं और विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर होल टीम ऑफ JK Bose Foundation classes. हमारी ये कोशिश रहेगी कि इन एग्ज़ाम के दिनों में आप तक वो इम्पोर्टेंट मटेरियल पहुंचाया जाए जिसके थ्रू आप अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। और इसी सिलसिले में आज का ये वीडियो लेकर हम हाजिर हैं जिसमें बात करेंगे JK बोस उर्दू मॉडल पेपर क्लास 10th की और आपको समझाएंगे कि उर्दू का जो पेपर आता है वो किस तरीके से आता है और इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से सेगमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि हम इजीली उर्दू में मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को एड्रेस करूंगा जो किसी भी तरीके से ये समझते हैं कि सर उर्दू बहुत टफ है। तो मैं उनको ये बता दूं कि उर्दू में बहुत सारी जगहों पे ऐसे मार्क्स हैं जो आप आराम से गेन कर सकते हैं बगैर कुछ एफर्ट्स लगाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर की और समझते हैं कि पेपर किस प्रकार का आएगा, किस तरीके का आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पेपर में जो सेगमेंट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेपर का पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास पूछा जाएगा गैर दरसी इक्तिबास और सवालात। इसका मतलब क्या होता है? आपको एक अनसीन पैसेज अगर इंग्लिश में हम बात करें तो प्रोवाइड किया जाएगा और इसके आपको 5 मार्क्स होंगे। इसके बेस पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे और आपको उन फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास आएगा शारी इबारात और सवालात। इसमें आप एक चीज़ समझ रखेंगे, ये पोर्शन जो है मैक्सिमम आपका नज़म पोर्शन से पूछा जाता है ये सवाल, और आपसे पूछा जाता है ये सवाल भी 5 मार्क्स का, जिसमें आपको नज़म के ऑथर के बारे में पूछा जाता है और नज़म का नाम जो है वो पूछा जाता है या नज़म की कुछ लाइंस के बारे में पूछा जाता है। ये लाइंस किसको एड्रेस कर रही है, ये लाइंस में क्या चीज़ समझाई जा रही है। बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब मैं मॉडल पेपर डिस्कस करूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना आसान चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद फिर से एक गैर दरसी इबारत आएगी और उसके ऊपर सवालात। बहुत आसान, आपके पास पैराग्राफ दे रखा है और आपको सवालात। MCQ है, ये 15 मार्क्स आप समझ लो कि आप इजीली एग्जाम में कर पाएंगे बगैर कुछ एफर्ट्स जो है लगाए। ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करते हैं अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल करना, इसका सिंपल तरीके से आप समझेंगे। इसमें आपको बेसिकली जो अल्फाज पूछे जाते हैं वो बहुत ही तरीके से पूछे जाते हैं। तज़कीर और तानीस पे पूछा जाता है, वाहिद और जमा पे पूछा जाता है, यानी कि एक चीज़ कब वाहिद होती है कब जमा होती है उसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना होता है, जो कि हम आज के इस मॉडल पेपर में सीखेंगे। देखिए इस मॉडल पेपर का आपको PDF लिंक जो है हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो बच्चे PDF नहीं ले सकते तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो आराम से बैठ के स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप वीडियो को बीच में रोक के आराम से चीज़ें लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें ख़रूफ की तारीफ़ और मिसालें पूछी जाती हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है कुछ ख़रूफ, 10 से 12 ख़रूफ हैं और उसमें से ये एग्जैक्टली 4 मार्क्स आते हैं। बहुत सिंपल और बहुत आसान। उसके बाद हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए जो आपको गाइड किया गया है, उसके हिसाब से आपको इसके 5 मार्क्स आते हैं। और मुहावरात, कुछ मुहावरात हमने ऑलरेडी मुहावरात पे एक वीडियो अपलोड किया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ग्रामर का एक कंप्लीट 1 शॉट वीडियो उर्दू का आप तक पहुंचाएं ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को देख सकें और समझ सकें। उसके बाद अगर हम बात करें तरकीब नहवी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको तरकीब नहवी बहुत अच्छे से समझाई गई है, लेकिन इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक भी लेकर आएंगे ग्रामर पार्ट में ताकि आप आसान तरीके से अपने किसी भी जुमले की तरकीब नहवी कर सकें, और वो आपको आने वाले 2 या 3 दिन में वीडियो जो है वो मिल जाएगा। असनाफ के मुतालिक नोट, यानी कि आपके जो सनफ है उसके ऊपर आपको नोट किया जाता है, दास्तान है, गज़ल है, ड्रामा है। उसमें मैं जो 2-4 आपको गेस दे दूंगा, उसमें आप वो 4 याद करेंगे तो इंशाल्लाह उसी में से आपका जो है आराम से एक वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है दरसी सबक का खुलासा। इसके लिए मैं आपको 3 गेस दूंगा और 3 में इंशाल्लाह एक में आपका डेफिनेटली मार्क्स में एग्जाम में वो आ जाएगा।
अशार की तशरीह, ये गजलिया पोर्शन से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 मार्क्स इसके क्वेश्चन के हैं। उसके बाद इनकी तशरीह करनी है, शायर का खवाला देना है, यानी कि शायर के बारे में लिखना है कि किस शायर की नज़म है, क्या गज़ल है और क्या बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। दरसी किताब के असबाक के सवालात के मुख्तसर जवाब, और ये 3 सवाल पूछे जाएंगे, 10 नंबरात हैं। हालात ज़िंदगी नोट पर 5 नंबरात, ठीक है। निजी, दफ्तरी और कारोबारी खतूत जो है इसके ऊपर 6 नंबरात आते हैं, 2 में से आपने 1 करना होता है। मजमून 150 से 200 अल्फाज तक, उसके लिए मैं आपको मजमून कुछ 4-5 गेस कर दूंगा, उसमें से एक मजमून डेफिनेटली पूछा जाएगा एग्जाम में। और उसके बाद सवाल नंबर 16 जो है, इसमें भी आपसे कुछ सवालात पूछे जाते हैं जो कि एग्जैक्टली 3 क्वेश्चंस हैं, 2-2 मार्क्स के, जिसको आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए सिलेबस के अंदर इस क्वेश्चन के सामने पहले 5 मार्क्स लिखे हैं, फिर उन्हें काटा गया है और सामने फिर 10 मार्क्स लिखे हैं। तो इसके हिसाब से अगर ये 3 क्वेश्चन है तो 3.33 के हिसाब से मार्क्स इन क्वेश्चंस को मिलेंगे। तो ये भी एक अच्छा खासा पोर्शन है। तो ये आपके पास पेपर है। तो पेपर का जो आउटलुक है वो आपके पास इस तरह से होगा, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो चलिए अब बात करते हैं मॉडल पेपर जो हमसे पूछा गया है, आपके जेके बोस की साइट पे जो अपलोड है उस बोर्ड पेपर की बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह। देखिए आपके पास एक इस तरह का एक अनसीन पैसेज लिखा हुआ आएगा, आपको इस पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये बेसिकली आपके रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करता है, यानी कि आपको उर्दू की रीडिंग कितनी अच्छे से करनी आती है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, दर्ज झेल गैर दरसी इबारात को गौर से पढ़िए और उसके आखिर पर दिए गए खाली जगहों को इससे चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। यानी कि इसमें से ही ये जब आप कॉन्टेक्स्ट सारा पढ़ेंगे तो आपको इसी के बेस पे नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चंस का हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैराग्राफ से मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले, अल्लाह ताला ने हमें हुस्न व जमाल से बड़ी ज़िंदगी, बड़ी ज़मीन वादी कश्मीर से नवाजा है। पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले से जब हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी ने शोपियान के मुकाम पर वादी में कदम रखा तो ईमान की नेमत वादी में जलवा अफरोज़ हुई। तो इस तरह से ये एग्जैक्टली पूरा एक्सट्रैक्ट है। यहीं से शुरुआत करके मराज और कमराज, यानी कि चारों तरफ कश्मीर में मारूफ चरागाहों, झीलों और झरनों, खलियानों, दरियाओं से गुजरते हुए लद्दाख को सर किया और वापस शहरा अबरेशम से अपने आबाई इलाका ईरान की तरफ कूच किया। कश्मीर में मुगल रोड, झील डल, मानसबल और शहरहा आफाक झीलों वलर के साथ साथ श्रीनगर के मुगल भागात, गुलमर्ग का गंडोला, अखरवत की चरागाहें और इस तरह से पहलगाम और उसके इर्द गिर्द के सेहत अफजा मुकामात वगैरह सब काबिल ज़िक्र हैं। तो ये आपके पास एक सिंपल जो है कश्मीर के बारे में एक पैराग्राफ पूछा गया है। अब देखिए अगर इसके ऊपर हम कश्मीर इसमें क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो इस तरह का आपको एक खाली जगहों में, देखिए अनसीन पैसेज जब भी पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। हुस्न जमाल से बड़ी सरजमीन का नाम क्या है? तो किसके बारे में बात हुई थी? बेसिकली ये सरजमीन आएगा वादी कश्मीर, ठीक है, यानी कि वादी कश्मीर के बारे में बेसिकली पूछा गया है। पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिला से डैश डैश ने वादी में कदम रखा, तो कौन आए थे? तो वो थे हमारे हजरत अमीर कबीर, ठीक है, हजरत अमीर कबीर सैयद अली हमदानी, ठीक है, हजरत अमीर कबीर जो है वो आए थे। झील डल, वुलर और डैश डैश कश्मीर के 3 अहम झील हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए तीसरे झील का जो जिक्र हुआ है वो है हमारा मानसबल झील, ठीक है, यहाँ जिक्र हुआ है। लद्दाख से होते हुए वापस, देखिए यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में आप देखोगे, देखिए ध्यान रखिएगा, लद्दाख से होते हुए वापस, ठीक है, वापस शहरा अबरेशम से अपने आबाई इलाके में वापस दाखिल हुए। तो इस तरह से आते हुए, वापस आते हुए शहरा, ठीक है, अबरेशम के रास्ते ईरान पहुंचता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। गुलमर्ग का डैश डैश काबिल दीद है, लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा कि गुलमर्ग में बहुत गंडोला की बात की गई है, ठीक है, गुलमर्ग का गंडोला है और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इस डैश में अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इस डैश में यहाँ पे देखिए गुलमर्ग का गंडोला,
इस तरह से चरागाहें हैं, पहलगाम और उसके इर्द गिर्द के सेहत अफजा मकामात जो हैं वगैरह, ये सब काबिल दीद हैं। तो ये लास्ट वाली डैश में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी लाइन जो है आप बेसिकली इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह मैंने देखा, आपको बताया कि सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आपके पैराग्राफ में शामिल हैं। आपको कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके स्किल्स रीडिंग के अच्छे होने चाहिए, तो आप इन मार्क्स को बहुत आसानी से ला सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में और देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या चीज़ बताई गई है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको बताया नज़म पोर्शन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दर्ज झेल शारी इबारात को गौर से पढ़िए। ये जो शारी इबारात है ये हमें गौर से पढ़नी है और आखिर पर दिए गए इससे मुतलिक सवालात के जवाबात चुन लीजिए। बहुत आसान है ये भी। देखिए, रंगी किया सहर को हाँ की दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम को आर सीधी। बहुत सिंपल है। साया दिया शजर को, परवाज दी हवा को, पानी को दी रवानी, मौजू को बेकली दी। तो ये नज़म से कुछ अशार लिए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं अब इनके सवालात। दुल्हन की तरह किसको सजाया गया? और अगर यहाँ बात करें तो इस शहर में, इस शायरी में यहाँ पे देख सकते हैं, रंगीन किया शहर को हाँ की दुल्हन की सूरत, यानी कि शहर को यहाँ पे दुल्हन की तरह सजाया गया। दूसरा सवाल क्या है, इसमें भी अगर आप देखोगे, लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या दिया गया? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आर सीधी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, शबनम की आर सीधी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आपके इसमें इस क्वेश्चन में ये आंसर भी छुपा हुआ है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, शजर को क्या दिया गया? अगर इस शार में आप देखेंगे यहाँ पे साया दिया शजर को, यानी कि जो शजर दरख्त है उनको साया दिया, तो बेसिकली तीसरे में आपका आंसर साया हो जाएगा। तो देखिए आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को क्लिक कर सकते हैं, बट ध्यान रखना एक चीज़ का है कि आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपने नज़म को अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। मैंने क्लास 10th का उर्दू जो है कंप्लीट आपको पढ़ाया है, तो प्लीज़ शायरी के सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से जाकर समझें, सीखें और देखें। चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? दर्ज झेल गैर दरसी इबारात को गौर से पढ़िए और आखिर पर इससे मुतलिक दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए, मुख्तसर तरीन जवाबात। मैंने आपको फिर से कहा, ये तीसरा जो पैराग्राफ है ये भी आपको ऑलमोस्ट वहीं से दिया गया है। देखिए, मौसम के मिजाज के बारे में आजकल बहुत पहले से ही पता चल जाता है, यानी कि मौसम को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आजकल बहुत से पहले पता, हाँ, यहां से एक हफ्ता नहीं बल्कि 1 महीना पहले ही लोग मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। वो जमाना गया जब लोग घरों से निकलते और मौसम की अबतरी का शिकार हो जाते थे, रास्तों में फंसते और घर वालों को परेशान करके छोड़ देते। साइंस ने तो यहाँ की काया जो है पलट कर रख दी है। इंसान सोचता है कि आने वाला ज़माना कैसा होगा, साइंस इस दुनिया को कहाँ ले जाएगी। ठीक है, तो ये साइंस के ऊपर देखिए। अब अगर यहाँ से एक चीज़ है, कभी कभार आपका पैराग्राफ मान के चलो पोल्यूशन पे पूछा गया, पैराग्राफ आपका किसी ऐसे सिनेरियो पे पूछा गया और उसी के थ्रू अगर आप देखोगे आपको ग्रामर में जो मजमून का पोर्शन है वो भी पूछा जाएगा। तो आप इस तरह से अगर कश्मीर के बारे में मजमून है और कश्मीर के बारे में पैराग्राफ भी दे रखा है तो आप वो लाइंस वहाँ पे भी चिपका सकते हो और अपने मार्क्स जो है गेन कर सकते हो। तो मैं आपको ये ट्रिक्स बता रहा हूँ कि जिस तरह से आप अपने पेपर को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी के बारे में लोगों को किसके बारे में लोगों को पहले ही पता चलता है? तो मौसम के मिजाज के बारे में आजकल लोगों को पहले ही पता चल जाता है, यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी आज इतनी एडवांस हो चुकी है। 1 महीना पहले लोग किसके लिए तैयार रहते हैं? 1 महीना पहले लोग मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत सिंपल, ये सारी चीजें आपके पैराग्राफ में दे रखी हैं। रास्तों में फंसने वाले लोग किन को परेशान करते हैं? ऑब्वियसली किसी घर का कोई फर्द कहीं जा रहा है, रास्ते में फंस गया तो उसके घर वाले परेशान होंगे। तो रास्तों में फंसने वाले लोग अपने घर वालों को परेशान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्तों में फंसने वाले लोग अपने घर वालों को परेशान करते हैं। जवाब उसका है अगर ओके, दुनिया की काया साइंस ने पलट दी। ठीक है, तो इसका सवाल बेसिकली होगा
कि दुनिया की काया किसने पलट दी। यहाँ पे एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इट्स अ टाइपिंग एरर, तो इस चीज़ को आप समझेंगे। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन है इसका कि दुनिया की काया किसने पलट दी, तो इसका जवाब आएगा दुनिया की काया साइनस ने पलट दी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए आप। लोग किसके बारे में सोचते हैं, तो यहाँ लोग सोचते हैं कि आने वाला ज़माना कैसा होगा, जो कि पैराग्राफ के आखिरी वाले बंद में आपको मिलेगा, यानी कि आखिरी वाले लाइन में। उसके बाद आता है आपका हिस्सा ग्रामर, कवायद बी। 15 मार्क्स हो गए हमारे अभी तक। जिस 15 मार्क्स के बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि ये 15 मार्क्स तो आपको बराबर मिलेंगे अगर आप लाइन बाय लाइन लिखते हो। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 1 वर्ड आंसर है, तो अगर आप ये लिखने में कामयाब हो गए तो आपको 15 के 15 मार्क्स यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, आपके ये 15 मार्क्स हो जाते हैं तो आप इजीली आगे जाके कुछ और आसान चीजें हैं जहां से मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए, पहला सवाल, दर्ज अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करिए। 5 मार्क्स इस क्वेश्चन के हैं। पहला जैसे है उस्ताद, उस्ताद के सामने आपको लिखा हुआ है जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि मुज़क्कर या मोनस होना वाज़िया हो जाए। अब ध्यान रखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। ग्रामर पार्ट में मैं अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे समझिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा लड़का और यहाँ पे लिखा मैंने एक लड़की। अगर मैं यहाँ सेंटेंस बना रहा हूँ लड़की दौड़, लड़की, या तो हम ऐसा लिखेंगे लड़की दौड़ रही है, लड़की दौड़ रही है। तो यहां मैं ऊपर क्या लिख सकता हूं, लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है। यहां ये जो दौड़ रहा है, देखिए आप यहां तक सेंटेंस बराबर है, ठीक है, लेकिन यहां जो लड़का दौड़ रहा है और लड़की दौड़ रही है, ये रहा है, ये चीज बता रहा है कि आपका जो लड़का है वो मुज़क्कर है। ठीक है, और इस तरह से लड़की दौड़ रही है, तो ये हमें ये चीज़ बताता है कि जो लफ्ज़ लड़की है वो एग्जैक्टली मुअन्नस है। तो यहाँ पे आप देखिए उस्ताद जुमले में आया है, लफ्ज़ उस्ताद है, हमें पता है कि उस्ताद मुज़क्कर है, इसका अपोजिट जो है उस्तानी होता है, तो उस्तानी इसका एग्जैक्टली मुअन्नस वर्ड है। तो आप ध्यान रखिएगा, जुमले में इस तरह इस्तेमाल करना है कि मुज़क्कर या मुअन्नस वाज़िया हो जाए। तो देखिए उस्ताद, हर उस्ताद अपने तालिब इल्म के मुस्तकबिल का सोचता है। का सोचता है से हमें जाहिर होता है कि ये उस्ताद जो है वो बेसिकली मुज़क्कर है। दूसरे जुमले में हमें किताब, किताब को जुमले में यूं इस्तेमाल करना है कि इस तरह इस्तेमाल करें कि वाहिद या जमा। देखिए किताब एक लफ्ज़ है और ये वाहिद है, और अगर हम बात करें किताबें तो ये इसका जमा आ जाएगा, लेकिन यहां किताब है, लेकिन किताब को हमें सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल करना है कि किताब जो है दिखे कि ये एक वाहिद लफ्ज है। ध्यान रखिएगा, अब मैंने किताब पे क्या जुमला बनाया है, हर मजहब की एक किताब होती है। ठीक है, हर मजहब की एक किताब होती है। ठीक है, अब यहां पे अगर हो सकता है एग्जाम में आपको आ जाए कि किताब आप इस तरह से इस्तेमाल करें कि इसका मुज़क्कर या मोनस होना पाया जाए। देखिए यहां किताब, अगर मैं बात करूं हर मजहब की एक किताब होती है, अगर यहां पे हम बात करते किताब क्योंकि मोनस है, यहां पे अगर मैं कुछ और चीज बात करता, किसी और सेंटेंस की बात करता, तो वो कुछ अलग हो जाती। ठीक है, या किसी जैसे लड़का, लड़के पे हमने बात की तो लड़का मुज़क्कर हो जाता, लेकिन यहाँ किताब हर मजहब की एक किताब होती है। होती है से हमें पता चलता है कि ये जो किताब है वो आपकी मोनस है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इस पे ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे ग्रामर पार्ट अपलोड किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक नया वीडियो जो है, कोशिश नहीं बल्कि नया वीडियो आपके लिए आने वाला है, जिसमें वन शॉट में मैं आपको सारे ये ग्रामर के ट्रिक्स जो है उर्दू के बता दूंगा, और कोशिश करूंगा कि आप वो 40 मार्क्स आंखें बंद करके करें। तो चलिए दूसरा है, इसके बाद चांद को आपने जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि मुज़क्कर या मोनस वाज़िया हो जाए। चांद, अब देखिए हमने ये चीज याद रखनी है, चांद चमक रहा है, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे
चांद चमक रही है। इसमें एक्चुअली अगर ग्रामर की इस्तिलाह से हम देखें या ग्रामर के बेसिक्स से देखें तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे, या अगर इसको कैटेगोरिकली हम पढ़ने की कोशिश करें तो इस टॉपिक को, तो एक बहुत लंबा टॉपिक है। यानी कि जिस तरह आपके पास दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह से दरख्तों के नाम, कुछ दरख्तों के नाम मुज़क्कर हैं, कुछ दरख्तों के नाम मोनस हैं। इस तरह से मेटल्स के नाम, कुछ मेटल्स के नाम मुज़क्कर हैं, कुछ मेटल्स के नाम जैसे आपकी मरकरी वगैरह हो जाती है। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिनको मोनस के तौर पे भी पढ़ा जाता है। तो अगर इस टॉपिक को उस नज़रिए से पढ़ा जाए तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अक्सर व बेशतर आपके एग्जाम में इतने आसान अल्फाज पूछे जाते हैं कि आप इजीली उनको डिसाइड कर पाते हो कि ये मुज़क्कर है या मोनस है। तो इसलिए इसकी डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में पास कर लें आप, बहुत आसानी से हो जाएगा। जुमला चांद है। चांद हमें पता है कि चांद एक मुज़क्कर है। तो यहाँ पे देखिए 14वीं का चांद बहुत शानदार होता है। शानदार होती है तो नहीं बोला मैंने, होता है से जाहिर होता है कि ये जुमले में पता चलता है कि चांद जो है वो मुज़क्कर है। दूसरा है गाड़ी। गाड़ी चल रही है या रेलगाड़ी चल रही है। हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि रेलगाड़ी चल रहा है, ठीक है। तो गाड़ी से हमें पता चल रहा है। अब यहां से क्या है, लेकिन गाड़ी को यहां मुज़क्कर मोनस के एतबार से हमें अलग नहीं करना, यहां पे इसको वाहिद या जमा के एतबार से वाज़िया करना है सेंटेंस में। तो देखिए जुमला क्या है हमारे पास, गाड़ी। एक बड़ी गाड़ी किसी के बड़ेपन की दलील नहीं होती। यहां पे एक बड़ी गाड़ी से एक्चुअली ये काउंटेबल है, एक की बात हो रही है, तो एक से जाहिर होता है कि ये गाड़ी के बारे में जो बात की गई, तो गाड़ी एक लफ्ज है, तो गाड़ी इसमें से पता चलता है कि गाड़ी वाहिद है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सवालात आपसे पूछे जाते हैं बहुत सिंपल होते हैं, बहुत आसान होते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, दर्ज झेल हरूफ की तारीफ़ें कीजिए और मिसालें भी दीजिए। मैंने ऑलरेडी हरूफ की अक़साम पे एक वीडियो बना रखा है, फिर से भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ जो 2 हरूफ हमसे पूछे गए, इस तरह से आपके पास 10 या 12 हरूफ की डेफिनेशंस है, उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ इसके जवाबात में आपको जवाबात एग्ज़ाम में कैसे लिखने हैं। पहले तो आपको हरूफ जार की बेसिकली देखिए हरूफ जार की डेफिनेशन लिखनी है। जैसे वो हरीफ हैं जो इसम और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं, इसम और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं या इसम को जर की हालत में ले आते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो। आपने लिखा तो आपके सामने एग्जाम्पल्स जैसे, से, तक वगैरह, ठीक है। उसके बाद हरूफ तहसीन, वो हरूफ जो बेसिकली किस मौके पर बोले, जो तहसीन के मौके पर, ताज़ियत के मौके पर बोले जाते हैं। जैसे शाबाश, या हम किसी को जब अप्रिशिएट कर रहे हों, जब किसी को हम हिम्मत दे रहे हों, उसे हम शाबाश बोलते हैं, वाह वाह बोलते हैं, खूब बोलते हैं। तो ये अल्फाज हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रामर के इस्तेहाला से आप इस तरह से इसे लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, उसके बाद है सवाल नंबर 6। टोटल 16 क्वेश्चंस हैं आपके इस उर्दू पेपर में, बहुत आसान और सबसे सिंपल है। हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। ये मत देखिए, याद रखिएगा, सिफत होता है किसी भी चीज़ का, ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की अगर हम जहाँ पे एडजेक्टिव की बात करें या तो हम वहाँ क्वालिटी की ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिफत के एतबार से आप देखोगे ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तीसरी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं और ये हर साल एग्जाम में आती हैं, फ़ैल, ठीक है, फ़ाइल और मफ़ूल, ठीक है। 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब ये 3 चीज़ें जो आपके पास हैं, फ़ैल बोलते हैं काम को, सिंपल काम, ठीक है। फ़ाइल काम के करने वाला, ठीक है, या काम का करने वाला, जो काम कर रहा होता है, जो आदमी काम कर रहा होता है उसे फ़ाइल बोलते हैं। और मफूल हो रहा, जिस पे काम सादिर हो या जिस पे काम हो रहा हो, सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिस पे काम हो रहा हो, ठीक है, जिस पे काम हो रहा हो। ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। यहाँ पे क्या है, ये मस्जिद काफ़ी शानदार है। हमसे पूछा गया है कि इस जुमले में शानदार, किसी की बड़ाई बयान की जाए, किसी की तारीफ़ में जो अल्फाज बोले जाएं, तो मैक्सिमम ये एग्जैक्टली उसकी सिफत में आते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये इसमें सिफत है। शानदार जो है यहाँ पे लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो एग्जैक्टली इसमें सिफत के तौर पे इस्तेमाल हुआ है।
अब दूसरा क्वेश्चन है, दौड़ने वाला गिर गया, दौड़ने वाला गिर गया। इस जुमले में लफ्ज दौड़ने वाला क्या है? मैंने अभी आपको बताया, दौड़ एक काम है, दौड़ना एक काम है, दौड़ने वाला कौन है? जो काम को कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, दौड़ने वाला, दौड़ने वाला आपका बेसिकली फाइल कहलाएगा, यानी कि काम के करने वाला। ठीक है, काम के करने वाला या काम का करने वाला, तो ये बेसिकली आपका यहां पे फाइल कहलाएगा। आगे बात करते हैं, यहां पे मोहम्मद आमिर ने सेब खाया, इस जुमले में लफ्ज सेब क्या है? देखिए, मोहम्मद आमिर ने किस पे काम किया है? मोहम्मद आमिर, ठीक ध्यान रखिएगा, मोहम्मद आमिर ने सेब खाया, मोहम्मद आमिर ने सेब खाया। ध्यान रखना बहुत अच्छे से बच्चों, बहुत सिंपल चीज है। मोहम्मद आमिर जो है ये बेचारा काम के करने वाला है। ठीक है, काम के करने वाला है। ठीक है, सेब पे काम हो रहा है, और काम क्या हो रहा है? काम खाने का हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें फ़ैल क्या है, यानी कि काम क्या हो रहा है, तो ये रहा फ़ैल आपका खाने का काम। सेब क्या है? सेब के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इस काम का असर कौन ले रहा है? सेब ले रहा है, तो ये मफ़ऊल कहलाएगा। मोहम्मद आमिर जो है ये आपका फ़ाइल कहलाएगा, यानी कि काम के करने वाला कहलाएगा। तो आप ध्यान रखिए, मोहम्मद आमिर ने सेब खाया, इस जुमले में लफ्ज़ सेब का अगर पूछा जाए तो सेब आप बोलेंगे कि सेब यहाँ पे लफ्ज़ जो है मफ़ऊल है, जिसके ऊपर काम किया जाए, तो आपका आंसर मफ़ऊल है। अगर इसी जुमले में आपसे पूछा जाता कि मोहम्मद आमिर क्या है, वो काम के करने वाला है, तो वो फ़ाइल कहलाता। और अगर यहाँ खाने की बात की जाए तो खाना बेसिकली काम है, तो बेसिकली फ़ेल कहलाता। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल है, उर्दू का पेपर 5 मिनट में करके आप आ जाएंगे। नहीं, वैसे टाइम 3 घंटे है, तो आप अच्छे से 3 घंटे सर्व करें एग्जाम में और अच्छे से करें। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। अब ध्यान रखना, यहाँ पे काम करने वाला कौन है भाई साहब? बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। ठीक है, और बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, ये उसको खाने के लिए नहीं पकड़ा, मजाक कर रही थी। लेकिन अब ध्यान रखिए, इसमें बिल्ली ने जो चूहे को पकड़ा है, बहुत ज़बरदस्त कस के पकड़ा है। अब हमसे पूछा गया है कि इस जुमले में चूहा क्या है। देखिए, ध्यान रखिए, काम का है, क्या है यहाँ पे? पकड़ना, काम है पकड़ना। और पकड़ा किसको है? काम का असर किस पे हो रहा है? चूहे पे हो रहा है। बिल्ली को तो असर है ही नहीं, बिल्ली तो उसका असर लेगी, है ना। तो यहाँ पे चूहे के ऊपर असर हो रहा है, तो बेसिकली इस जुमले में चूहा जो है वो आपका मफ़ऊल कहलाएगा, जिस पे काम हुआ हो। आगे बढ़ते हैं, को सवाल नंबर 5, वाह क्या खूबसूरत मंजर है। इस जुमले में खूबसूरती मैंने अभी आपको बड़ाई बयान की गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका सिफत में आएगा, तो एग्जैक्टली आपका आंसर सिफत हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, दर्ज झेल अल्फाज में मुहावरात में से 2 के जुमले बनाइए। आपको 2-3 ऐसे अल्फाज या 4 दिए होंगे, आपको सिर्फ 2 के अल्फाज बनाने हैं और 2 के ऊपर जुमले बनाने। देखिए, कुछ अल्फाज के मुहावरात का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, एक और वीडियो भी आएगा। साथ साथ में आपको मैं रिमाइंड करता रहूँ, चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर उर्दू ग्रामर में या उर्दू क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट में, उसके एंड में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। नज़र करना, एक न सुनना, छाती पीटना, बाग बाग होना, मैंने चारों पे बना दिए हैं, और मेरा एक्सपेक्टेशंस भी है कि इन्हीं चारों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में डेफिनेटली होगा। नज़र करना, नज़र करने से आपस में मोहब्बत पड़ती है। एक तो आप ये लिखोगे, इसका मीनिंग अगर ज़रूरी है तो आप लिख दो, अगर नहीं भी है तो इसके ऊपर आप मीनिंग आप तभी सेंटेंस बना सकते हो जब आपको पता हो। ये कम से कम 10 से 12 ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे मुहावरात हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, उसके ऊपर वीडियो हमने बनाई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। एक न सुनना, वो किसी एक की नहीं सुनता। ठीक है, वो किसी की एक नहीं सुनता है। तो यहाँ पे छाती पीटना, अफसोस करना, जब शमीम ने अपने भाई को घायल, तो यहाँ पे आप एक्चुअली इसको ज़ख्मी वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ज़ख्मी देखा तो छाती पीटने लगा, यानी कि अफसोस करने लगा। बाग बाग होने का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, वो अपने नताइज सुनकर या अपने रिजल्ट सुनकर बाग बाग हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप इन मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, और साथ में इनका मीनिंग भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास एक्चुअली में देखिए, सवाल नंबर 8 जो है, इसमें पूछा जाता है तरकीब नहवी। तरकीब नहवी पे मेरे 2 वीडियोस हैं, और दोनों वीडियोस माशाल्लाह बहुत शानदार हैं, और दोनों वीडियोस को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है,
और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप दोनों वीडियोस देख लेते हो तो इसका आंसर तो आपके पास हो जाएगा। दर्ज झेल में से किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए। अब मैं आपको ध्यान रखता हूं, दो तरह के जुमले हमसे पूछे जाते हैं। एक होता है हमारा जुमला इस्मिया खबरिया, ठीक है, जुमला इस्मिया खबरिया, और दूसरा जुमला होता है जुमला फ़ैलिया खबरिया। अगर आप एक जुमले की भी तरकीब नहवी सीख जाते हैं ना तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि जुमला इस्मिया खबरिया आप सीख लें या फ़ैलिया खबरिया सीख लें, तो कम से कम आप इजीली इसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है रशीद ज़हीन है। या तो रशीद ज़हीन में आप ध्यान रखिएगा, रशीद मुब्तदा भी बोल सकते हैं, मौसूफ जिस पे असर हो रहा है, ज़हीन उसकी खबर भी है और उसकी सिफत भी है, दोनों चीज़ें हम कह सकते हैं। है जो है फ़ैल नाकिस, यानी कि ऐसे फ़ैल जो अगर अकेले लिखे जाएं तो फुल मीनिंगफुल ना रहे, ठीक है। उसमें दूसरा आता है फ़ैल ताम। फ़ैल ताम जो होता है यानी कि अगर लिखा जाए तो अपना मीनिंग दे, और फ़ैल नाकिस अकेला अपना मीनिंग नहीं देता। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हैं। रशीद आपने लिखा मुब्तदा जिससे जुमला हमारा शुरू हो रहा है, खबर उसके बारे में खबर दी जा रही है फ़ैल नाकिस है, ये आपने लिखा, और सामने आप इस तरह का एक ब्रैकेट डालेंगे और लिखेंगे जुमला इस्मिया, यानी किसी इसम के बारे में हमें बेसिकली खबर दी गई, खबरिया हुआ, खेल ख़त्म। आपके एग्जैक्टली कितने मार्क्स है, ये 4 मार्क्स आपको मिल गए सिर्फ एक जुमला करने से, ठीक है। दूसरा जुमला अक्सर और बेशतर इस तरह का जुमला पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। रशीद ज़हीन है या रशीद काबिल है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा है। अब देखिए जुमला फ़ैलिया खबरिया इसलिए हुआ कि जुमले में फ़ैल आ रहा है, जुमले में फ़ैल आ रहा है। पहले ही आप देखो जुमले में किसी काम के बारे में बात की जा रही है, काम हो रहा है ना, यहाँ पढ़ाने के बारे में बताया जा रहा है कि उस्ताद जो है बच्चों को पढ़ा रहा है। पढ़ाना एक काम होता है, और अगर पढ़ाना काम है तो ऑब्वियसली फ़ैलिया लफ्ज़ जो है इसमें आ जाएगा। क्या इस जुमले में आपको कहीं कोई काम नज़र आ रहा है? रशीद ज़हीन है, उसकी सिफत बयान की जा रही है, लेकिन यहाँ पे उस्ताद बच्चों को जो पढ़ा रहा है इसमें काम के बारे में बोला जा रहा है। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि फ़ैलिया जुमले के अंदर काम हो रहा होता है, और इस्मिया जुमले के अंदर किसी भी इस्म की खबर दी जाती है, उसकी कैफियत के बारे में, उसकी हालत के बारे में हमें बताया जाता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा है, देखिए उस्ताद मैंने अभी आपको बताया फाइल काम करने वाला, आप ये भी लिख सकते हैं। बच्चों को किन के ऊपर काम हो रहा है, मफूल कहलाएगा, पढ़ाता है, फेल है, और यहाँ है जो है अकेला अगर लिखेंगे तो फ़ैल नाकिस है, जुमला फ़ैलिया खबरिया हुआ। आपकी तरकीब नहवी जो है बड़े आसान तरीके से, आसान जुमले पूछे जाते हैं तो बड़े लंबे और कॉम्प्लिकेटेड जुमले देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से जुमले आप कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है बेसिकली आपका सवाल नंबर 9, ठीक है। सवाल नंबर 9 के अंदर क्या है, दर्ज झेल असनाफ में से किसी एक सनफ पर रोशनी डालिए। जैसे ध्यान रखिएगा इसमें 4 चीज़ें हैं हमारे पास। देखिए गैस में आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा दास्तान का नोट आप याद करें, ठीक है, एक चीज़। उसके बाद अगर ड्रामा का आप नोट लिख लेते हैं, ड्रामा, दास्तान, ड्रामा, गज़ल और नावल, ठीक है, ये 4, इन 4 में से एक डेफिनेटली हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको इन 4 के नोट्स पता है तो बाकी आप मरसिया, कसीदा, ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये 4 याद कर लेते हैं ना तो इन 4 में से अगर इवन के अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो 3 याद कर लो, 3 में से भी आपको चांसेस हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने के। देखिए तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब इनके नोट्स जो हैं वो भी हमने लिख रखे हैं, तो आप देख सकते हैं दास्तान हमने ऑलरेडी पढ़ा रखी है या आपने अपने स्कूल में भी लिख रखी होगी। हाँ, अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिख रखा तो वो यहाँ से लिख कर, समझ कर और उसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। नहीं तो पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ले सकते हो। देखिए दास्तान उर्दू अदब की बेसिकली अगर हम देखें, उर्दू अफसानवी अदब की एक कदीम तरीन सनफ़ है, सबसे पुरानी सनफ़ है, और उसमें वाक़ात को क़ुव्वत मुतखिला के सहारे बयान करने की को ही फसाना गोई कहते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बेसिकली जो अफसाने होते हैं ये पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग सुनते थे। ये जो दास्तान वगैरह हैं, लोग इसके शौकीन भी थे, तब लोगों के पास टाइम भी था, अब लोगों के पास टाइम नहीं है, तो ये चीज़ें आप समझ सकते थे। बहुत लंबी थी दास्तानें,
किस्तवार हुआ करती थी। ठीक है, दास्तान को मुलाजिम रखे जाते थे, लोग इसके लिए मुलाजिम रखते थे जो दास्तान है। और अक्सर बेसिकली ये माफूकुल फितरत अनासिर जो होते हैं, जिन्नू देवों परियों के बारे में ऊट पटांग सी कहानियाँ जोड़ जोड़ के बनाई जाती थी, तो उनको दास्तानें। बेसिकली इसका एक ही मकसद है कि जो सामीन हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको फ़रहत का या मसरत का सामान मुहैया किया जा सके, एंटरटेनमेंट के नाम पे जिसे हम कहते हैं। पुराने ज़माने में कैमरा, मोबाइल, टीवी ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो इस तरह से लोग अपने आप को एंटरटेन करते थे, लोगों से कहानियाँ सुनकर, लोगों से दास्तानें सुनकर। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली इसमें लिखी गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि दास्तान गोई के बारे में, तो कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त दास्तानें लिख के गए हैं। तो उसमें से यानी कि जिसमें दास्तान के अंदर बहुत जिसे हम कहेंगे इश्किया बातें बयान की जाती है। दास्तान के अंदर बहुत सारे मौजू हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि देखिए, अगर हम तरकीबी एतबार से बात करें, तवालत होती है, प्लॉट होता है, किरदार निगारी होती है, माफूकुल फितरत अनासिर जो होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, मंजर निगारी होती है, असलूब होता है। ये सारी कुछ दास्तानों की चीज़ें हैं जो आप इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से ड्रामा है, ड्रामा जिसके साथ एक्शन भी किया जाए, तो ये भी एक सनफ़ है। ये भी इसका नोट भी हमने लिख दिया है आपको, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ड्रामा के जो अराकीन होते हैं या ड्रामा जिन लोगों ने अभी तक बहुत ज़्यादा लिखा है, उन लोगों का हमने एग्जैक्टली कुछ ड्रामों के नाम भी लिख रखे हैं। नोट को बहुत शार्ट करने की कोशिश की है। अगर आपने अपनी क्लास का या स्कूल का कोई ड्रामा का नोट है, तलफ़्फ़ुज़ को ध्यान में रखिएगा, उसको भी आप इजीली याद कर सकते हैं। हमने सोचा कि उन बच्चों के लिए जिनके पास एग्जैक्टली ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए हमने ये चीज़ें बयान रखी। इस तरह से गज़ल के ऊपर नोट है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं औरतों के साथ हुस्न व इश्क की बातें करना या महबूब से मोहब्बत की बातें करना। शायरी इस्तिलाह में गज़ल शायरी की वो सनफ़ है जिसमें बहर और बर और रदीफ़ व काफ़िया की वहदत होती है लेकिन हर शायर अपना अलग अलग वजूद रखता है और जिसमें ज़िंदगी से जुड़े हुए हर मौजू को बयान करने की आज़ादी है। तो इस तरह से शायरी के दौरान में गज़ल को बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे अगर साथ के एतबार से देखा जाए तो गज़ल के पहले शार को, दोनों मिसरे को हम काफ़िया होते हैं, जिसे मतला कहते हैं पहला शार, और आखिरी शार को मक्ता कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम ध्यान रखें, मतला के आने वाले हो शार का दूसरा मिसरा मतला का हम काफ़िया होता है दूसरा। अगर गज़ल का दूसरा शार भी हम काफ़िया हो तो उसे हुस्न मतला भी कहा जाता है। तो कभी कभार इनकी डेफिनेशंस जो है बहुत सिंपल वर्ड्स में पूछी जा सकती है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे जो इसमें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मरसिया है। मरसिया अगर देखेंगे लफ्ज़ रसा से मुश्तक है, जिसके माने हैं रोना या मातम करना या दुख करना। ठीक है, इस्तिलाह शार में मरसिया से मुराद ऐसी नज़म होती है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके उसकी मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए। तो बेसिकली इस तरह से अगर कोई गुजर जाता है, कोई दुनिया से चला जाता है, तो उसके ऊपर रंज व गम में फिर उसकी तारीफ़ में कहे जाने वाले वो अल्फाज, वो रोते हुए बयान किया जाने वाला वो जिसे हम कहते हैं बातें जो हैं, तो वो उनका इजहार करना मरसिया कहलाता है। मसूद हुसैन रज़वी साहब लिखते हैं कि मरसिया बिलअमूम उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले की खूबियाँ बयान करके उसकी मौत पर अफसोस किया जाए। ठीक है, उर्दू में बिलखसूस मरसिया का इतलाक उस नज़म पर होता है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत या उसके मुतालिक कोई वाक़ा गम अंगेज़ पैराए में बयान किया जाए। ठीक है, तो आपने देखा होगा हमारे इंटरनेट या यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं या नोहे बयान किए गए हैं जिसमें हज़रत इमाम हुसैन का ज़िक्र जो है वो किया गया है। तो ये सारी चीज़ें उसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो इस तरह से आप इस नोट को भी लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजस, जंग, शहादत वगैरह, ये सारी चीज़ें बयान की जाती हैं इसमें। जैसे चेहरा, उसके मौसम, दुनिया की बेसबाती, सफ़र के मुसाइब का बयान होना, ये सारी चीज़ें कहलाई जाती हैं। सरापा में उसमें जो भी वो जिसके बारे में मरसिया बयान किया जाता है, उसकी कदो कामत क्या थी, उसका ख़तो हाल क्या था, वो कैसा था, वो बयान किया जाता है। रुखसत यानी कि इसमें हीरो का या जिसे हम कहेंगे जो भी आदमी हो जिसके बारे में बयान किया जाए। ठीक है, या उसके बाकी अजीज़ों के बारे में, या जो करेक्टर में मेन करेक्टर है, ठीक है, उसके बारे में उसकी खूबसूरती बयान की जाए, उसके साथियों की खूबसूरती बयान की जाए। आमद, उसमें हीरो का घोड़े पर सवार होकर मैदान में आना बयान किया जाता है, उस एक्शन को डिफ़ाइन किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि हमने बोर्ड पे लिखी हैं, तो यू कैन प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल।
सवाल नंबर जो इसके बाद हमारे पास आता है, सवाल नंबर 10वां है ये। दर्ज झेल में से किसी एक का खुलासा लिखिए। देखिए ये 3 आप ध्यान में रखिएगा, इन्हीं 3 में से एक होगा एग्जाम में, ठीक है। और जिस दिन आपका पेपर होगा उसके दूसरे दिन मैं आपको ये बात आके बताऊंगा कि मैंने आपको ये गैस दिया था और आई होप कि ये गैस आपका होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बाकी लेसनों पे भी आप थोड़ी बहुत नज़र रख के जाएंगे, तो ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। इसमें हमारे पास इबरत एक लफ्ज़ लेसन है उर्दू के अंदर जो मेरा सबसे फेवरेट लेसन है। तो शायद बहैसियत टीचर मुझे ऐसा लगता है कि इस लेसन से एक टीचर को तो ज़रूरी प्यार होना चाहिए और अपने पैशन से, अपने काम से लगाव ज़रूर होना चाहिए। प्रेमचंद का लिखा हुआ ये अफसाना है और इस अफसाने में बेसिकली एक टीचर का जिक्र है, एक उस्ताद का जिक्र है जो अपनी कलील आमदनी से बहुत तंग और आजिज़ होता है और एग्जैक्टली वो अपने हमसाई जो कि उसके यानी कि कम रेंज के ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से क्या काम करते हैं, अपने आप को बढ़ चढ़ के बयान करते हैं या उनके पास अच्छा खासा पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ होता है, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने वो पैसा कैसे कमाया होता है, वो रिश्वत लेके कमाया होता है। फिर वो एग्जैक्टली अयोध्या के सफ़र पे निकलते हैं और जहाँ उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि दुनिया में पैसा कमाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें जो होती हैं जो उस्तादों को अल्लाह ताला ने फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट दे रखी होती हैं। जैसे मुझे अभी भी याद है कि बहुत सारे सिचुएशंस में जब हम कॉलेज निकला करते थे तो अगर हमारा कोई टीचर बस में बैठता, बहुत 2012 या 13 की बात कर रहा हूँ मैं, तो जब भी कोई टीचर आ जाता तो मुझे अभी भी याद है कि हम पूरी बस खड़ी हो जाते थे कि टीचर को जगह मिल जानी चाहिए। जब वो कहीं बैठ जाते तो फिर उसके बाद हम अपनी अपनी जगहों पे बैठते थे। तो ये बेसिकली एक रिस्पेक्ट है। अगर आप टीचर को कहीं बड़ी बाज़ार में भी देखोगे वहाँ पे भी उसका सलाम करोगे आप, तो ये आपके घर की तरबियत बताता है और एक टीचर का मुकाम आपको दिखाता है। तो इस सारे चैप्टर के अंदर बेसिकली पंडित चंद्रधर को इस चीज़ का एहसास दिलाता है कृपाशंकर कि सर जी आप इज़्ज़त के काबिल हैं। और उनके जो 2 साथी हैं जब वो मुसीबत में फंस जाते हैं बारिश में और बीमारी की हालत हो जाती है, तो वहाँ कृपाशंकर जो उनको बेसिकली वो एहसास दिलाता है, जो वो इज़्ज़त मुहैया करता है वहाँ पे, तो उस दिन से पंडित चंद्रधर को अपने पेशे से फिर कभी कोई भी जो है जिसे हम कहेंगे कभी भी अपने पेशे से बेजारी नहीं होती है और वो हमेशा से अपने पेशे से बहुत ज़्यादा खुश रहता है। तो चलिए ये लेसन है, ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है, तो आई होप कि आप वहाँ पे भी जाके इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये इसका खुलासा है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है हमारे पास खुशामद, ठीक है। खुशामद बेसिकली सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ एक इंशाइया है जिसमें आपने खुशामद पसंदी जैसे घटिया जज्बे की बुराइयाँ शुमार की हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी तारीफ़ें खुद से सुनना पसंद होती हैं। अगर आप उनके मुंह पे बटरिंग करोगे तो उनको बहुत अच्छा लगता है एंड दे फील लाइक ओके तुम ही हो भाई साहब जो मेरे अपने हो, ठीक है। तो इसके ऊपर उसने ऐसी खूबियाँ बयान की हैं और ऐसे आदमी का जिक्र किया है कि अगर किसी को खुशामद हो जाए या किसको ये बीमारी लग जाए तो वो किन किन तरह के जो है कैरेक्टर्स उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने आई होप कि ये पढ़ा होगा, तो इस तरह से आप इसका जो है ये लिख सकते हैं। माई सेकेंड फेवरेट चैप्टर ऑफ क्लास 10th उर्दू बुक इज़ आसमान, फूल और लहू। ये बेसिकली अगर देखें एक अफसाना लिखा हुआ है, कश्मीर के हालात के ऊपर लिखा हुआ है। तो इस अफसाने में मुसन्निफ ने बेसिकली समाज की अक्कासी की है जिसमें उसके रात दिन के कैसे गुजरते थे। मुसन्निफ बेसिकली एक खातून होती है और उसके किरदार में ज़ाहिर होता है कि ये बहुत ही अच्छे दिल की एक खातून होती है जो कि एक बच्चे को देखती है जो कि एग्जैक्टली किसी भी मुसीबत का शिकार होता है, तो उसके लिए वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुहैया करती है दुकानदार से जो कि चिल्लर के पैसे लेके गया होता है। उसकी एग्जैक्टली माँ मर चुकी होती है, माँ ज़िंदा होती है और उसकी बहन मर चुकी होती है, तो वो एग्जैक्टली ज़ख्मी हालत में होती है उसकी बहन। तो उसको वो दुकानदार के पास जाता है कि मुझे फूल चाहिए, मैं अपनी बहन के हाथ से इसे आसमानों में भेजूंगा। इट्स वेरी इमोशनल स्टोरी एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट एज वेल। सो मैं यही चाहूँगा कि लेसन मैंने पढ़ाया है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका खुलासा लिखना हो तो आम और सादा अल्फाज में आप कुछ यूँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से जैसे ये वाला पोर्शन आपका ख़त्म होता है तो 3 चैप्टर इसमें आपने याद रखने हैं और इन्हीं 3 चैप्टर्स में से आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद है सवाल नंबर 1, दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए। तो मैक्सिमम ये मीर की गज़ल में से पूछा ही जाता है, तो मीर को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मीर को आप याद रखें बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से या इस अशार का या 2 में से 1 करना है, ठीक है। और इस तरह से फिर बे पार्ट में अगर आप ध्यान रखेंगे
इस तरह से दो में से एक अशार का आपको तशरीह करना है, सादा और सरल अल्फाज में, ज़्यादा आप इसको खींचेंगे नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, इस तरह से दो अशार और आपसे पूछे जाते हैं और उनमें भी आपको उसकी दो में से एक की तशरीह जो है वो बेसिकली करनी होती है, जो कि मैंने यहाँ कर रखी है। उसके बाद दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब, यानी कि कसीदा शहर आशूब को शायर ने शहर आशूब क्यों करार दिया गया है, तो उसका आंसर जो है मैंने लिख रखा है कि इस कसीदे को शायर ने शहर आशूब इसलिए करार दिया क्योंकि शहर आशूब का मतलब होता है वो शहर जिसकी तबाही व बर्बादी का हाल बयान किया गया हो, बताया गया हो। इस कसीदे में भी शायर ने मुख्तलिफ पेशों के लोगों की तबाही व बर्बादी का वाक़ा किया है, उनके गम को बेसिकली बयान किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नात किसे कहते हैं, नात के लगवी माने हैं मदा, तारीफ़ या सना जिसे हम कहते हैं। असलाह में नात वो सनफ़ शायरी है जिसमें पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत और सूरत के किसी भी पहलू की मदा की जाए, यानी कि तारीफ़ की जाए। और इसका दूसरा पार्ट आता है हमद किसे कहते हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ की जाए। उसके बाद मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फ़िक्र होती है, तो मुफलिस आदमी को हर वक्त सिर्फ खाने पीने की, या आप सिंपल अल्फाज में रोटी की फ़िक्र होती है, वो हर वक्त रोटी के चक्कर में रहता है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। उर्दू मैंने बहुत शानदार अंदाज में पढ़ाई है, तो आई होप यू कैन आंसर दिस वन। अब यहाँ पे है दर्ज झेल में से किसी एक की हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे आपको पूछे जाते हैं। तो जनरली अगर आप पिछले सालों के पेपर्स उठा के देखेंगे तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप ये 4 नोट भी याद कर लेते हैं तो इन 4 नोटों में से भी एक नोट आपके एग्जाम में आपको आराम से पूछा जा सकता है। तो ये 4 नोट हैं, जो कि नोट एक्चुअली हमने अपने PDF में भी दे रखे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मीर अमन के ऊपर नोट है, उसके बाद एग्जैक्टली आपको नूर शाह के ऊपर जो है नोट मिल जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो है मिर्ज़ा गालिब के ऊपर नोट है, और इस तरह से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पे भी नोट जो है वो हमने लिख रखा, ठीक है। उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो है आपका खतूत नवीसी और मजमून निगारी, ठीक है। अब ध्यान रखिए बच्चों, अपने किसी गैर रियासती दोस्त के नाम एक खत लिखिए। खत में 2 चीज़ें ध्यान रखिए, आमतौर पर या बुनियादी तौर पर खत के सिर्फ 2 ही किस्म होते हैं, एक होते हैं रस्मी खतूत, ठीक है, एक होते हैं रस्मी खतूत, और दूसरे होते हैं गैर रस्मी खतूत, ठीक है, गैर रस्मी खतूत, ठीक है। गैर रस्मी खतूत में से जो हमें पूछा जाता है, ठीक है, वो आता है लेटर, ठीक है, यानी कि खत। और जो रस्मी खतूत है उसमें हमसे एप्लीकेशन पूछी जाती है, जिसे हम आम लफ्ज़ों में दरख्वास्त कहते हैं, ठीक है। दरख्वास्त लिखने में तो ये एग्जैक्टली कुछ यूँ आता है दरख्वास्त, लेकिन पढ़ने में आप इसे दरख्वास्त पढ़ेंगे, ना कि दरख्वास्त, ठीक है। तो ऐसे कुछ अल्फाज हैं वाव मौदूला की वजह से, यानी कि साइलेंट रखा जाता है इसे। मेरे प्यारे दोस्त अब्दुल रहमान, अब इसमें आप इसका बेसिकली सेक्शन समझिए। दोस्त को खत लिखना है जिसमें उसे मौसम गर्मा में कश्मीर आने की दावत दी गई हो, अपने दोस्त को आप खत लिखेंगे। स्टार्ट आप राइट से करेंगे, इम्तिहान इस्लामाबाद आपने लिखा, अपने इम्तिहान का नाम, नीचे तारीख 12 अगस्त 2022 आपने तारीख डाल दी, और आप एग्ज़ाम की तारीख डाल देंगे और एग्जामिनेशन हॉल जो है वो लिख देंगे। फिर थोड़ा सा आप आगे सेंटर के अराउंड आ जाएंगे, मेरे प्यारे दोस्त अब्दुल रहमान। 2 तरीके हैं, अगर आप इसमें अस्सलामु अलैकुम ऐड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसके सामने ऐड कर सकते हैं, या थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप अगर सलाम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम एक्चुअल में यहाँ कैफियत वगैरह पूछ ही रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ध्यान रखें, हम किसी ऐसे या किसी दूसरे मज़हब के आदमी को भी अगर हम लिखें तो उसका हम ग्रीटिंग थोड़े डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे अगर आप ग्रामर के कवायद देखोगे तो उसमें एक्चुअली क्या किया जाता है कि इस्तिलाह को इस वाले पोर्शन को बेसिकली अवॉइड ही किया जाता है। अदरवाइज अगर आप लिखते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, या तो इसके सामने लिख दें या तो आप यहाँ लिख दे सकते हैं, फिर लाइन को थोड़ा नीचे ड्रॉप करेंगे। अब जो आप अपनी पहली लाइन शुरू करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लाइन से आगे आएंगे आप, ठीक है, थोड़ा सा लाइन से आगे आएंगे। जैसे मैं यहाँ अपने इलाके कश्मीर में घर वालों के साथ बिल्कुल खैरियत से हूँ, अपनी खैरियत बताएंगे, और दुआ करता हूँ कि आप भी अपने माँ बाप और दीगर अहबाब व दोस्तों के साथ खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, एक लंबा अरसा गुजर गया है कि आप हमारे घर तशरीफ़ नहीं लाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेरे दोस्त, आपको पता है कि हमारे यहाँ कश्मीर में मौसम गर्मा बहुत खुशगवार होता है, और अब मौसम गर्मा शुरू हो चुका है। मौसम गर्मा में कश्मीर का एक अलग ही मंजर होता है। इस मौसम में कश्मीर के खूबसूरत बागात, ठीक है, बागात और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। आप यहाँ तशरीफ़ लाइए ताकि हम मिलकर बागात की सैर करें, और अगर आप साथ होंगे तो मज़ा 4 गुना और बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आजकल आपके पास थोड़ा सा वक्त भी है, इसलिए आपसे कहता हूँ कि हमारे यहाँ आओ ताकि आप भी मौसम गर्मा में कश्मीर के खूबसूरत मनाजर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। अब जब आपने ख़त ख़त्म किया, ठीक है,
इसे मजमून खत कहा जाता है। जैसे आप ख़त्म किया तो यहाँ पे खात्मा, खात्मा आप लेफ्ट में भी कर सकते हैं और खात्मा आप एग्जैक्टली राइट में भी कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कोई बंदिश नहीं है। मॉडर्न रिवाज जो है, जो आजकल के खतूत लिखे जाते हैं उसमें राइट में ही लिखा जाता है, लेकिन अगर आप लेफ्ट में लिखते हैं तो वो गलत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं जो कि हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दरख्वास्त लिखिए। दरख्वास्त जैसे ही आप लिखते हैं तो आप लेसन को बराबर लाइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब इस्लामिक पब्लिक स्कूल, हमने फ़ीस माफ़ करने के लिए एक दरख्वास्त जो है वो लिखनी है, ठीक है। लास्ट ईयर के गेस्ट पेपर में ये थी, ठीक है, और आपके XYZ तीनों सीरीज़ में पूछी गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बेखिदमत जनाब, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब इस्लामिक पब्लिक स्कूल श्रीनगर, यहाँ पे बीच में आप सेंटर में आएंगे बराबर जनाब आली लिखेंगे, और थोड़ा सा जो आपकी नेक्स्ट लाइन है उसका जो कॉर्नर जहाँ से आप लाइन लिखना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे पहली लाइन को, आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपना मजमून खत जो है वो आप बयान करेंगे, और जहाँ पे आप एंड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कल किसी बच्चे ने कमेंट में लिखा था कि सर हम डेट लिख सकते हैं, तो हाँ न्याज़मंद, ठीक है। अगर न्याज़मंद आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर लड़का है तो न्याज़मंद लिखेगा, और अगर लड़की है, ठीक है, तो लड़की है तो वो न्याज़मंदा, ठीक है, लिख सकती है, ठीक है। तो इस तरह से न्याज़मंदा लिख सकती है, और नीचे आप अपना नाम वगैरह दे सकते हैं और डेट भी यहाँ दे सकते हैं। इसमें भी आप फ्री हो, आप चाहे यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, तो इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ, चीज़ों को बहुत सिंपल रखो। उसके बाद दर्ज अनवान में से किसी एक अनवान पे मजमून, हमने कुछ मजमून लिख रखे हैं ऑलरेडी, ताकि अगर आप एक स्क्रीनशॉट्स ले सकें या PDF से देख सकें तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट इसका हो। इल्म बड़ी दौलत है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर बार ये पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, ये पूछा जाता है हर बार में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक और है हमारे पास, साइनस एक रहमत है। तो इन मजमून को बहुत अच्छे से आप और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये मजमून जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कंसिडर किया है। ये जंगलात के फ़ायदे, ये 4 मजमून हैं। अगर आप ये 4-5 मजमून या लास्ट ईयर के पेपर्स में से उठाए गए मजमून आप उठा के देखेंगे तो आपको एक मजमून तो बड़े आसानी से उसमें से आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जंगलात के फ़वाइद वगैरह जो हैं वो भी हमने लिख रखे हैं। उसके बाद लास्ट और आखिरी क्वेश्चन फिर से दरसी सवालात पूछे जाते हैं, जो कि आपके 6 मार्क्स के हैं। यानी कि सवाल नंबर 16 दर्ज झेल में से किसी 3 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखेंगे, ठीक है। मलिक सादिक कौन थे और शहजादे के साथ उनका क्या रिश्ता था, बहुत मुख्तसर जवाब लिखना है इसका। मलिक सादिक जिन्हों का बादशाह था और शहजादे के वालिद साहब का दोस्त था। अफसाना, आसमान फूल और लहू में मौजूद आंटी के किरदार पर 3 जुमले लिखिए। आंटी ही तो उसमें फेवरेट थी और वही उसका मेन कैरेक्टर थी। आंटी एक रहमदिल औरत थी, उसके अंदर बच्चों के लिए मोहब्बत थी। जब उसने बच्चे को फूल लेकर दिए तो उससे एहसास हुआ कि उसके अंदर वो बच्चों से प्यार था, उसके अंदर इंसानियत का दर्द मौजूद था। वो एक नेक सीरत और एक हमदर्द खसलत की औरत थी, ठीक है। उसके बाद मौलाना हाली ने अमली दुनिया में कौन कौन सी यादगारें छोड़ी हैं, जो उनकी ज़िंदगी थी उनमें क्या किया। मौलाना हाली के अमली मैदान में 2 यादगारें ये हैं। एक तो उन्होंने पानीपत में एक मदरसा कायम किया, जो भी आप एक हाई स्कूल के नाम से अभी भी मौसूम है या मौजूद है, और आज भी इससे कौम मुस्तफ़ीद हो रही है, इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और दूसरा उन्होंने एक ओरिएंटल लाइब्रेरी कायम की, जिससे पानीपत के लोग आज भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये जो उर्दू पेपर है ये यहाँ पे मिलता है आपको। आप ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा है और बहुत आसान सा चीज़ें हैं इसके अंदर, जो आप एग्जैक्टली देखिए। अभी तक इसका PDF आपको हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी बच्चे आप इजीली अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को बीच में रोक कर भी देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ग्रामर का पार्ट वीडियो 1 शॉट जिसे हम कहेंगे, ऑलमोस्ट 1.5 आवर का, जिसमें हम पूरा ही ग्रामर का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और उस वीडियो में बेसिकली बात किसके ऊपर होगी मैं आपको थोड़ा सा उसके ऊपर बता देता हूं, ताकि आप ध्यान में रहें और उस वीडियो का इंतज़ार में रहें। तो चाहिए ध्यान रखिएगा, इसमें से ग्रामर के जो पार्ट्स हैं, यानी कि यहाँ से देखिए कितने मार्क्स का वीडियो है वो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये आपके 5 नंबरात उस वीडियो में आएंगे। दूसरा ये 4 नंबरात, 5, 4, 9 और 5, ठीक है, 14 मार्क्स होते हैं। और मुहावरात के 2 मार्क्स अगर हम रखेंगे तो ये 16 मार्क्स हो गए। 16 मार्क्स के बाद तरकीब नहवी के 4 मार्क्स, तो ये 20, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पार्ट, ठीक है, 6, 26, और ये वाला पार्ट जो है 8 नंबरात, 26 और 8, ठीक है। तो 26 और 8 32 मार्क्स का वीडियो मैं आपको बताऊंगा, 1.5 घंटे का वीडियो, और कोशिश करेंगे कि उस 1.5 घंटे में हम वही पढ़ाएं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया हो।
चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक बहुत सारा प्यार आप लोग दे रहे, आपने यहां तक पहुंचाया, इसके बाद भी आप साथ रहेंगे। एंड आई होप यू आर लाइकिंग द एफर्ट्स मेड बाय आवर टीम, एंड अप टिल वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन, up till then, take care guys and God bless you all guys. Thank you.